नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पॉलिटी की क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 और क्लास 5 का रिवीजन। और मैं जानता हूं कई दोस्तों को जो है चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो एक्ट है इनको समझ में नहीं आए। तो आज हम इसी वीडियो में पूरा एक्ट, पूरे जितने एक्ट हैं, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो चाहे चार्टर एक्ट हो, सभी को आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। और गारंटी से मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी एक्ट जो है डीपली समझ में आ जाएंगे। और आप लोगों को पीडीएफ नोट टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस स्कैनर कोड को स्कैन करके ग्रुप में पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ये देखिए, ये जो नोट है ये मेरी नोट है, ठीक है ना। ये मतलब मैंने लिखा है अपने से आप लोगों को समझाने के लिए। ये सर की नोट नहीं है कि आप लोग इसे लिख लें, मतलब आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो नहीं। चलिए इससे मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, चार्टर एक्ट क्यों आया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, ठीक है। किसके कहने पे आई थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा से आई थी, ठीक है। और इन्होंने इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था। अब जानते हैं एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब ये होता है कि आप काम करिए, आपका कॉम्पिटिटर नहीं होगा, आपका कॉम्पिटिटर यहाँ नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ आप ये दुकान खोलिए इस चौराहे में, ठीक है। कोई भी दुकान खोलिए, ठीक है। अब इस दुकान में आप ही की दुकान खुलेगी और कोई दुकान नहीं खुलेगी, तो आप ही का फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब एकाधिकार का मतलब ये था। तो मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो इसका एकाधिकार दिया था ब्रिटेन की महारानी ने कि आप ही की कंपनी भारत में रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। पहले 15 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया, मतलब 15 वर्षों तक के लिए। जब ये 15 वर्षों के लिए बढ़ाया तो फिर 15 के लिए बढ़ाया, फिर इसी तरह इसको बढ़ाते गए और इसी तरह बढ़ाते गए तो चार्टर एक्ट आता गया, ठीक है। जब हम इसे 15 के बढ़ाए तो 15 के बाद क्या होगा? तो 15 के बाद फिर एक चार्टर एक्ट आएगा। उसमें हम 20 तक, इस वर्षों तक बढ़ा देंगे, फिर 20 तक बढ़ाएंगे तो फिर एक चार्टर एक्ट आएगा। इसीलिए चार्टर एक्ट आते गए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि महारानी ने इसको एकाधिकार क्यों दिया कि आप जाइए, आपके कॉम्पिटिटर या कोई भी कंपनी भारत में नहीं आएगी। क्यों दिया? क्योंकि देखो, महारानी को, ब्रिटिश सरकार को ये लोग 4 पाउंड वार्षिक दे रहे थे। 4 पाउंड मतलब कि 4 लाख पाउंड वार्षिक दे रहे थे। इसका मतलब समझ, देखिए, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकाधिकार दिया, लेकिन उसके बदले में ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड वार्षिक आय दे रही थी, इसीलिए उसने एकाधिकार दिया था, ठीक है। समझ में आया? देखो, ब्रिटेन की महारानी ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा और इसे एकाधिकार दिया। एकाधिकार दिया 15 वर्षों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो कंपनी थी ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड पैसे दे रही थी, इसलिए इसे एकाधिकार मिला। एकाधिकार का मतलब होता है कि आप ही की कंपनी यहाँ चलेगी और किसी की कंपनी आएगी ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, अब जब आया 1600 और 1772 के बीच में क्या हुआ? तो ये व्यापार कर रहे थे, ठीक है, व्यापार कर रहे थे। और इनमें साथ में ही जो है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा। 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ठीक है। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा वह ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा, जो कि कंपनी जीत गई थी, ठीक है। अब देखो, कंपनी जीत गई। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? कंपनी जीत गई तो देखो, जब कंपनी जीत गई तो यहाँ की जो बंगाल था और मद्रास था और कोलकाता था, ये सभी यहाँ के जो राजा थे वो तो चले गए। अब यहाँ की शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? देखो, अमीर तो कोई नहीं था, अमीर थे मतलब कि कंपनी ही थी यहाँ केवल। तो कंपनी ने यहाँ शासन भी चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ कोई शासक ही नहीं था। बंगाल के नवाब को इसने हरा दिया था और मीर कासिम को हरा दिया था, तो अब कोई भी नहीं यहाँ शासक था। तो यहाँ क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई, मतलब कि उन्हें कर वसूलने का अधिकार वहाँ मिल गया। देखो, अब ये दोनों युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीति में इंटर किया, क्योंकि अब कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अब कोई बड़ी शक्ति नहीं, इसीलिए तो उन्होंने एंटर किया। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत, बंगाल, बिहार में उसकी दीवानी प्राप्त होने लगी, मतलब कि उनको कर प्राप्त होने लगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कर प्राप्त होने लगा। अब चलते हैं, देखो अब आते हैं 1768 के बाद क्या हुआ। 1768 के बाद देखो, 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत कमज़ोर हो गई। वित्तीय हालत कमज़ोर हो गई, क्यों कमज़ोर हो गई इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना शासन किया। एक तो व्यापार भी कर रहे थे और शासन भी कर रहे थे, ठीक है। वहाँ की उनकी दीवानी प्राप्त हो गई थी, मतलब कि उनको कर वसूलने का वो भी मिल गया था। फिर भी पर ये जो है कमज़ोर क्यों हो गए, मतलब कि इनकी वित्तीय हालत क्यों ख़राब हो गई। तो क्यों का कारण ये लिखा है, देखो इसलिए खराब हो गई क्योंकि 1769 में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा था। बंगाल में बहुत सूखा पड़ा था 1769 में, और इनके युद्ध के कारण, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का युद्ध, इन्होंने जो ये 3 युद्ध लड़े थे, इनमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था, ठीक है। इसीलिए इसकी वित्तीय हालत कमज़ोर हो गई थी। और चौथा है भ्रष्ट कर्मचारी। जो इनके कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अपना ही फ़ायदा कर रहे थे, कंपनी के बारे में सोच नहीं रहे थे, जैसे कि रिश्वत, गिफ्ट लेते थे, ठीक है, ये सब लेते थे, ठीक है। इसीलिए जो है कंपनी घाटे में चली गई। और एक कारण ये था कि ये ईस्ट ब्रिटिश सरकार को कितने 4 लाख पाउंड देते थे। देखो 4 लाख पाउंड यहाँ देते थे, बंगाल में सूखा भी पड़ गया, प्लासी और ये सब युद्ध में इनकी पूंजी लगी, और भ्रष्टाचार, कम कर्मचारी भी थे, तो कंपनी का वित्तीय हालत, कंपनी की हालत ख़राब होनी ही थी, ठीक है। अब कंपनी की हालत ख़राब हो गई तो कंपनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड रुपए का कर्ज मांगा था, मतलब कर्ज की सिफारिश की थी, और जिस कारण ब्रिटिश सरकार को अब कंपनी पर अपना अधिकार जमाने का मौका मिल चुका था। अब ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा क्यों देगी। ब्रिटिश सरकार के ही लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा लगाते थे, शेयर होल्डर थे, इसीलिए तो उसने पैसा देता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा, जब इसकी वित्तीय हालत ख़राब हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत ख़राब हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा ये अच्छा मौका है भारत को कब्जा करने पर और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन लाने के लिए। तो क्या हुआ, सरकार, ब्रिटिश सरकार ने पैसे दिए। तो पैसा जब आप किसी को देंगे तो उससे क्या कहेंगे, उससे एक शर्त पर देंगे कि वो पैसा आपको कब लौटाएगा, इतनी ब्याज होगी, ये सब उस पर शर्त लगा कर देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शर्त लगाई थी। क्या शर्त लगाई थी कि ब्रिटिश सरकार ने पैसा दिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और शर्तों रेगुलेटिंग एक्ट में बताई गई हैं, और जो शर्त हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट बताई गई हैं, यही से रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया आपको पता चला। ब्रिटिश सरकार, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी घाटे में चली गई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पैसा मांगा था, कहाँ से, ब्रिटिश सरकार से, और ब्रिटिश सरकार ने पैसा के बदले क्या किया कि हम आप कुछ शर्तों के बाद ही आपको पैसा देंगे, और वो शर्त क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बातें बताई गई थी, अब चलते हैं आगे। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा भी नहीं दिया, इसने सिफारिश की है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमेटी भेजी है कि आप लोगों की कंपनी क्यों घाटे में जा रही है। जब एक समिति यहाँ भेजी तो समिति को पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो कंपनी ने बोला कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपकी कंपनी हमारे हिसाब से चलेगी, जो हम करेंगे वो करेगी। तो सीधा नियंत्रण किस पर हो गया, कंपनी में सीधा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो गया, ठीक है, पैसा के बदले। अब देखो, अब चलते हैं आगे, पेंटिंग पर मत जाइएगा, ख़राब है। रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड नार्थ थे जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे। लॉर्ड नार्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट में बात बताई थी। अब लॉर्ड ये क्यों कटा गया है, क्योंकि नवीन सर ने कहा था लॉर्ड ये भगवान थोड़ी ना है, इसने हमारे भारत को बहुत लूटा था, इसीलिए इसको काट दिया करो। तो मैंने भी काट दिया, आप भी काट दिया करिए, ठीक है। प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, ठीक है। पहला था केंद्रीय व्यवस्था, इन्होंने बताई कि किस तरह केंद्रीय व्यवस्था होगी, क्या बताई। तो देखो, पहला इन्होंने कहा कि जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल होगा, उस कलकत्ता का गवर्नर जो होगा उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बम्बई के और मद्रास के, इनको इसके अधीन कर दिया गया। मतलब कि अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है कलकत्ता का गवर्नर जनरल, इसके अधीन ही है बम्बई के और मद्रास के गवर्नर जनरल। मतलब कि मद्रास और
बम्बई के गवर्नर जनरल कोई न्याय लेने से पहले न्याय लेंगे तो इससे पूछेंगे। सबसे बड़ी शक्ति कौन हो गई? कलकत्ता का गवर्नर जनरल को सबसे बड़ी शक्ति। और यहीं से क्या हुआ? केंद्रीय प्रणाली का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं केंद्रीय प्रणाली का जन्म हुआ, जैसे भारत में है केंद्रीय प्रणाली, उसके नीचे फिर संसद, राज्य, ये सब केंद्र है, फिर उसके नीचे राज्य है, राज्य के नीचे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसी तरह देख सकते हैं आप केंद्रीय प्रणाली यहाँ से स्टार्ट हो गई। कहाँ से? रेगुलेटिंग एक्ट के पहले शर्त से केंद्रीय प्रशासन से केंद्रीय प्रणाली का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम सर की पीडीएफ को देखते हैं कि सर ने क्या बताया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से हम मतलब कि रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा था। ठीक है, व्यापार करने के लिए, और उस पर एका अधिकार दिया था 15 वर्षों तक का, कि आप जाइए, आपके पीछे कोई भी कंपनी नहीं आएगी, आप ही व्यापार करेंगे ओनली इंडिया में। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड रुपए दे रही थी। ठीक है, 4 लाख पाउंड रुपए दे रही थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं भारत में व्यापार करते करते युद्ध जीते, प्लासी का युद्ध जीत गए, और जो था बक्सर का युद्ध जीत गए। ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ? इन्हें बिहार, बंगाल और मद्रास की जो है दीवानी मिल गई, मतलब कि उन्हें कर वसूलने का जो है अधिकार मिल गया, कर वसूलने का अधिकार मिल गया। इसलिए अब ये जो है यह भारत की राजनीति में एंटर करेंगे। कहाँ एंटर करेंगे? भारत की राजनीति में। ठीक है, भारत की राजनीति में एंटर करेंगे। अब जो 1700 फिर 68 आया, मतलब कि 1768 में इन्हें वित्तीय बहुत इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई वित्तीय से, मतलब कि इन्हें के ईस्ट इंडिया की कंपनी के पास पैसा बहुत कम हो गया, इनको वित्तीय आपातकाल जैसी बीमारी, मतलब कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन जो थी बहुत कमज़ोर हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर हो गई। क्यों कमज़ोर हो गई? क्योंकि देखो बंगाल में सूखा पड़ गया था, और इन्होंने कई युद्ध जीते थे, तो युद्ध में पैसा भी लग रहा था, और जो था ये ब्रिटिश सरकार को पैसा भी दे रहे थे। ठीक है, और इसीलिए इन्हें जो है वित्तीय बहुत कमज़ोर हो गया, मतलब कि ये इनका पैसा बहुत कमज़ोर, वित्तीय रूप से बहुत कमज़ोर हो गए, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लोन मांगा था? ब्रिटिश सरकार से लोन मांगा था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार लोन देगी, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार को 4 लाख रुपए महीने देते, मतलब कि 4 लाख रुपए वार्षिक देते थे, तो ब्रिटिश सरकार का जो पैसा बनता था वो इन्हीं से बनता था, तो इसीलिए ये ब्रिटिश सरकार इन्हें पैसा देगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार इन्हें पैसा देगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार किसे पैसा देगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन क्यों देगी? शर्तों के आधार पर देगी। वो शर्त रेगुलेटिंग एक्ट में बताई गई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में बताई गई थी कि ये शर्त है, इन शर्तों पर जब आप लोग काम करेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। और वे शर्त क्या थी? कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, मद्रास और बम्बई उसके अधीन कर दिए गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसमें क्या हुआ? 1772 में गठित ईस्ट इंडिया कंपनी को भ्रष्टाचार रोकने के लिए आई थी। ब्रिटिश पीएम जो नॉर्थ गुप्त समिति की सिफारिश पर ये आई थी। ठीक है, 1773 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था, मतलब कि इसमें कुछ दोष थे रेगुलेटिंग एक्ट में। क्या क्या दोष थे? तो इसमें जो दोष थे वो आपको आगे पता चलेंगे। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जैसा कि मैंने बताया था। मद्रास और बम्बई इसके अधीन होंगे, बंगाल के अधीन होंगे। ठीक है, बंगाल के अधीन होंगे, मतलब कि बंगाल के। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दी। गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्यीय प्रणाली जो कि निर्णय लेगी, मतलब कि बहुमत। जब गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय लेगा तो 4 मेंबर की सहमति, बहुमत आवश्यक है। अगर 4 ने 3 ने वोट कर दिया कि हाँ ये सही एक्ट है तो इसे लागू कर दिया जाएगा, और अगर नहीं किया तो ये बहुमत जो ये कानून है नहीं लागू होगा। इसके पास वीटो पावर नहीं थी कि ये कानून को मना कर सके। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से कार्यपालिका का उदय हुआ। देखो, ये कानून बना रहे हैं और 4 मेंबर हैं, इसमें बहुमत करेंगे, तो इसी तरह कार्यपालिका में होता है, कानून बनता है, फिर जो होता है संसद जो होते बहुमत देते हैं और फिर वह कानून लागू होता है।
इसी तरह 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखो अब 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। अब देखो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भी सबसे बड़ा है और यहाँ कलकत्ता का भी सर्वोच्च न्यायालय बन गया। तो अब ये भी फैसला करेगा, ये भी फैसला करेगा जी। अब दोनों के फैसले एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं? एक क्षेत्र में दो शक्तियाँ कभी नहीं हो सकती। जैसे कि कहते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, वैसे ही एक क्षेत्र में दो शक्तियाँ कभी नहीं हो सकती। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय भी यहाँ बन गया और बंगाल का गवर्नर जनरल भी मतलब कि उच्च पद पे है, तो किसकी बात मानी जाएगी? ये आगे इसी को मतलब सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था, मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब आपको समझ में आया? अब चलते हैं। देखो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा जो कि हमारे संविधान में बताया ही गया है। यहाँ से न्यायपालिका का उदय हुआ है, ठीक है। अब सवाल आएगा कि न्यायपालिका का उदय कब हुआ और पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बना? तो 1774 में पहला सर्वोच्च न्यायालय बना और न्यायपालिका का उदय जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुआ, ठीक है। अभिलेख न्यायालय होगा, इसका मतलब क्या है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि फैसला ना मानने पर आपको दंड मिलेगा और फैसला जो है सुरक्षित रखा जाएगा। देखो फैसला क्यों सुरक्षित रखा जाएगा? अगर एक केस आया उसमें फैसला हुआ, ये फैसला हुआ, ठीक है। अगर फिर से भविष्य में कभी वही केस आएगा, उसी तरह की स्थिति होगी, तो वो जो निर्णय दिया था इस केस में वही निर्णय इसी में सुना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्णय था वो सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, इसीलिए। अब इसमें मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? एलिजा इम्फे जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश थे 1774 के सर्वोच्च न्यायालय के। अब बात करते हैं आगे। जो न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में वो 4 थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 3 ये हो गए। तीसरा देखो चेम्बर्स था, लिमेस्टर था और हाइड था, ये तीनों थे, मतलब कि ये चारों थे, ठीक है। कंपनी पर नियंत्रण किया गया, मतलब कि कंपनी पर नियंत्रण किया गया। जो 24 डायरेक्टर थे, ये क्या थे? ये जो थे ये कंपनी के शेयर होल्डर थे, जो जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था। 24 लोगों ने पैसा लगाया था, अब शेयर होल्डर के जैसे ही थे, ठीक है। ये 1/4 हर वर्ष सेवानिवृत्त होंगे, मतलब कि इनका 4 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन हर वर्ष जो है 1/4 हर वर्ष सेवानिवृत्त होंगे, मतलब कि हटेंगे। और अब क्या किया गया कि कर्मचारियां बिना लाइसेंस के निजी व्यापार, देखो इनके जो है इनका वेतन बढ़ा दिया गया। कर्मचारियां भ्रष्टाचार तो कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि लो हम आपका वेतन बढ़ा दे रहे हैं, आप भ्रष्टाचार मत करिए। देखो लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ उन्होंने वेतन बढ़ाया। देखो कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते, कोई रिश्वत नहीं ले सकते और उपहार नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोगों का वेतन बढ़ा दिया गया है तो आप इन सबको नहीं ले सकते, ठीक है। 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट 1781 लाया गया था, ठीक है। 1781 एक्ट लाया गया था जो कि था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को देखो गवर्नर के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन नहीं जो दोनों हस्तक्षेप होता था, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यहीं से कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उनको दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो ये एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या बताएगा? पिट्स इंडिया एक्ट कहेगा कि ये गलती जो थी हमने रेगुलेटिंग एक्ट में की थी, अब इसी को हम सुधारेंगे। चलिए अब पिट्स इंडिया एक्ट को समझते हैं। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बातें कही गई। तो पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स द्वारा तैयार किया गया था। यह फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया था, ठीक है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ जो है राजनीति भी चालू कर दी थी, ठीक है। इसके लिए बोर्ड बनाए गए थे जो 24 सदस्य थे। उसने देखा कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के साथ क्या चला रही थी? शासन भी, ठीक है, शासन चला रही थी। तो क्या व्यापार के साथ क्या चला रही थी? शासन, ठीक है, भारत का शासन भी चला रही थी। तो क्या हुआ कि जब भारत का शासन चला रही थी तो भारत का शासन अच्छे से चला नहीं पा रही थी। वो व्यापार की दृष्टि से आए थे तो व्यापार तो उनका अच्छा चल रहा था, लेकिन शासन नहीं चला रही थी, शासन नहीं चला पा रही थी। क्यों? क्योंकि वे व्यापार करने के लिए आए थे तो व्यापार का उनको ज्ञान था, शासन का ज्ञान ही नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ब्रिटिश सरकार ने व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले को अलग अलग कर दिया। व्यापारिक मामले का कौन देखेगा? बीओडी। कौन देखेगा? बीओडी। बीओडी का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो
इनमें 24 मेंबर होते थे। यही 24 मेंबर मिल के जो है व्यापारिक कार्यों को देखेंगे और राजनीतिक कार्यों को कौन देखेगा? BOC। BOC मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे ये सभी जो है क्या देखेंगे? राजनीतिक मामले को। इसमें 6 मेंबर होते थे, ठीक है। देखो 1784 के एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। BOC के बिना गवर्नर जनरल ना तो किसी राजा के संघर्ष कर सकता और ना ही कोई को आश्वासन दे सकता। मतलब क्या है इसका? देखो BOC क्या है? BOC की तो आपने समझ लिया, ये जो थी बोर्ड ऑफ काउंसिल है, ठीक है ना। ये जो राजनीतिक मामले देखते थे, नागरिक संबंधी मामले ये देखते थे। अब ये जो मेंबर थे, 6 मेंबर थे, ये कहाँ के थे? ब्रिटिश से थे। अब ब्रिटिश सरकार के ये मेंबर थे। अब इन मेंबर जो थे इनके बिना जो है गवर्नर जनरल इनकी अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी राजा से संघर्ष नहीं कर सकता और ना ही किसी को आश्वासन दे सकता है, ठीक है। BOC के बिना भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश सरकार का होगा। यह ब्रिटिश आधिपत्य कहलाएगा। मतलब कि जिस कंपनी ने, देखो जो जो क्षेत्र जहाँ जहाँ कंपनी बनाई वहाँ जैसे मद्रास हो गया और क्या बिहार, ठीक है। ये जो क्षेत्र थे ये सब क्या कहेंगे? ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र कहलाएंगे, यानी ब्रिटिश आधिपत्य कहलाएंगे। देखो ये पहला दस्तावेज बना, पहला दस्तावेज। अब चलते हैं आगे। गवर्नर जनरल की परिषदों में अब 3 सदस्य होंगे। देखो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल की परिषदों में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य था, ठीक है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए, ठीक है। अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य होंगे। जो प्रांतीय गवर्नर क्या था? देखो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देखो कलकत्ता बम्बई और मद्रास जो इन्होंने 3 जीती थी, मतलब कि 3 इनकी संस्थाएं थी, तो इनको जो है इनमें इनकी काउंसिल में भी 3 सदस्य होंगे, ठीक है। इसके पास 3 सदस्य होंगे जो निर्णय लेने के लिए होंगे, लेकिन इनके पास भी 3 सदस्य होंगे जो कि निर्णय लेंगे, ठीक है। अब देखिए, गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलताओं पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था। ये समझ में आया? मतलब कि गवर्नर जनरल जो होता था वो तो सबसे ऊपर है, लेकिन जो प्रांतीय सरकार है वो उसके नीचे। अगर वो विफलता, मतलब कि कुछ गलत काम है, वो किसी में विफल हो गए, कंपनी को अच्छे से चला नहीं पाए, तो उन्हें बर्खास्त कर सकता था, उनको काम से हटा सकता था, ठीक है। गवर्नर जनरल प्लस 3 अन्य सदस्य थे, जिनमें से एक कमांडर इन चीफ था, ठीक है। अब आते हैं 1786 का एक्ट, चार्टर एक्ट जो था। तो इसमें 2 बातें कही गई। क्या क्या कहेंगे इसमें? देखो इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। अब इसके पास जो था वीटो पावर आ गई थी, ठीक है। वीटो पावर इसके पास आ गई थी। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। एक कमांडर इन चीफ अब जज होगा, अब गवर्नर जनरल होगा। कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल होगा, मतलब कि इसको जो है अन्य कार्य भी दे दिए गए। कमांडर इन चीफ के जो थे कार्य गवर्नर जनरल को दे दिए गए। इसमें 2 बातें कही गई, ठीक है। 1793 का एक्ट आया, ठीक है। इसमें कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 20। पहले कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए था, ठीक है। अब कितने वर्षों तक बढ़ा? 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। BOC का वेतन अब राजकीय राजस्व से जाएगा। देखो BOC पहले ही बता दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जिनकी जो आय थी, मतलब जिनका वेतन था, वो भारतीय राजस्व के खजाने, मतलब राजस्व से जाएगा। इन्होंने ये कह दिया था। 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश BOC को दिया जाएगा, ये खर्चा सब काट कर, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था? लाइसेंस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। तो अब कब आएगा चार्टर एक्ट? 1793 में है अभी, ठीक है। अब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 20 हम जोड़ेंगे तो 3 और यह 9 10 11, तो ये आएगा 1813 में, ठीक है। 1813 में एक्ट आएगा। तो ये रहा आपका 1813 में एक्ट, ठीक है। आपको याद नहीं रखना, 20 जोड़ देंगे आपको निकल आएगा 1813 का एक्ट, ठीक है। अब ये एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था ये जानिए। क्योंकि इसमें जो था ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश जहाँ पड़ता था वहीं आसपास जो था नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि फ्रांस था वहाँ, ठीक है। ये महाद्वीपीय व्यवस्था इसने लागू कर दी थी। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? कि हम जो है ब्रिटिश सरकार से
ना किसी चीज़ को नहीं लेंगे, मतलब कि उनका व्यापार हम नहीं चलने देंगे, मतलब कि हम उनसे कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, उनका व्यापार ही नहीं चलेगा। तो ब्रिटिश सरकार का व्यापार चल ही नहीं रहा था और ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकार दे रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश सरकार को आर्थिक रूप से हानि हो रही थी, तो उसने क्या कहा, एकाधिकार को हटा दिया, एकाधिकार ख़त्म किया। केवल चाय पर एकाधिकार रहा और चीन से व्यापार करने के लिए एकाधिकार रहा। ठीक है, कि आप केवल चाय आप बेच सकते हैं और चीन से व्यापार आप कर सकते हैं, बस। बाकी सभी कंपनियों को मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार ख़त्म कर दिया था इसमें, किसमें, 1813 के चार्टर एक्ट में। और दूसरी बात कही गई कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। इसमें क्या कहा गया कि आप जो ईसाई मिशनरी, इसमें आपको धर्म प्रचार आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी ईसाई मिशनरी जो थे भारत में आए हुए थे, पहले भी थे, लेकिन इसमें जो है आप पूरी छूट दे दी गई थी। ठीक है, और आप ये तो क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। 1813 में क्या है, शिक्षा पर काम किया गया। 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा, मतलब कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च होगा। देखो 20 वर्षों के लिए स्टैंड कर दिया था। तो देखो अब हम जोड़ेंगे, देखो 1813, ठीक है। तो अब हम अगर 20 इसमें जोड़ेंगे तो 3 + 3 + 18 आ जाएगा। तो अब कौन सा चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट आएगा 1833। ये रहा 1833। अब आपको याद ही नहीं रखना चार्टर एक्ट, ठीक है। 20 जोड़ देंगे, वैसे ही आपका चार्टर एक्ट आ जाएगा। बंगाल का गवर्नर, देखो अब चार्टर एक्ट 1833 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। देखो पहले तो उसने क्या कहा, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, और फिर अब भारत का गवर्नर जनरल बना। कौन था गवर्नर जनरल भारत का, विलियम बेंटिंक था। गवर्नर जनरल उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, मतलब कि देखो विधि बनाई। गवर्नर जनरल अब क्या करने लगा, विधि बनाने लगा। प्रांतियों के पास ये शक्ति नहीं थी, मतलब कि जो उसके नीचे सरकारें थी उनके पास नहीं था, जैसे मद्रास बिहार के पास नहीं था। ठीक है, और इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे, केवल 4 सदस्य होंगे। और चौथा पहले देखो रेगुलेटिंग एक्ट में कितने सदस्य, 4 सदस्य। पिट्स इंडिया एक्ट में कितने सदस्य, 3 सदस्य। और फिर चार्टर एक्ट 1813 में कितने सदस्य, फिर 4 सदस्य हो गए। ठीक है, और विधि सदस्य मैकाले था, और वोट का अधिकार इसको नहीं था, मतलब कि ये सब कर सकता था, वोट नहीं दे सकता था। ठीक है, यहीं से जो है प्रथम विधि 1834 की स्थापना हुई, मतलब विधि आयोग बना। पहला अध्यक्ष कौन था, मैकाले था। कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कौन था। तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि जो 1955 बनी थी, विधि आयोग यानी अध्यक्ष मोतीलाल सीतलवाड़ा थे। ठीक है, इसे हम MC सीतलवाड़ा भी कहते हैं, मतलब। ठीक है, और यहीं से जो है IPC की नींव डली थी, मतलब भारतीय दंड संहिता आया था 1860 का, मतलब कि इसी से इसकी नींव डली थी। लागू 1 जनवरी 1862 में। इसमें कितनी धाराएं, तो 511 धाराएं थी। वर्तमान में क्या है, BNS, मतलब कि भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसमें कितनी धाराएं, 368 धाराएं हैं। अब वर्तमान में 23वां लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो BP सिन्हा है। कौन अध्यक्ष है, BP सिन्हा। विधि आयोग का काम क्या है, विधि आयोग का काम क्या है, तो ये DPSP को मध्य में रखते हुए कानूनों का आकलन करना। DPSP को मध्य में रखते हुए कानूनों का आकलन करना ही विधि आयोग का काम है। यह विधि एक न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था होगी। ठीक है, सलाहकारी संस्था होगी। अब चलते हैं आगे, देखिए कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म हो गया। कंपनी पर अधिकार पूर्णतः खत्म हो गया। जो कंपनी का जो एकाधिकार वो चाय और चीन पर रहेगा, मतलब कि चीन से व्यापार करेंगे चाय पर। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन पर भी इनका अधिकार खत्म कर दिया गया कि आप ये भी नहीं कर सकते। केवल प्रशासनिक कार्य देखेंगे। व्यापार इनके हाथों से छीन ही लिया गया, केवल आंशिक रूप से। कब छीना गया, तो 1813 में, पूर्णतः 1853 में छीना गया। ठीक है, 1813 में आंशिक रूप से छीना जाएगा और 1853 में पूरा छीना जाएगा। अब फिर आया सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास होगा, किस जाति, लिंग, जन्म स्थान के पर होगा। ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। लागू 1813 में हुआ था। कब हुआ था, 1813 में हुआ था। और यहीं पर दास प्रथा को खत्म किया, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है,
दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और अब आता है चार्टर एक्ट 1853। ये अंतिम चार्टर एक्ट है। अंतिम चार्टर इसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाएंगे और 2 अन्य सदस्यों को जोड़ा जाएगा। देखो कितने सदस्य हो गए, देखो 4 सदस्य तो पहले से ही थे, ठीक है। अब 6 ये जोड़ दिया, 2 ये जोड़ दिया, तो कितने हो गए 12 सदस्य। अब केंद्रीय विधान परिषद में 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। यहीं से केंद्रीय विधान परिषद का उदय हुआ। विधायी और कार्यकारी कार्य अलग अलग कर दिए गए। सिविल सेवकों की भर्ती अब प्रतियोगिता के आधार पर होगी। यहीं से सिविल सेवकों की प्रतियोगिता के आधार पर हुई। यहीं से परीक्षाओं का आयोजन होने लगा, ठीक है। परीक्षाओं का आयोजन होने लगा। अब बीओडी के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। पहले कितने थी बीओडी की संख्या? बीओडी की संख्या जो थी पहले 24 थी और अब कितनी कर दी गई? अब 18 कर दी गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और PDF टेलीग्राम में मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।